नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान 7 और 17 नवंबर को किए जाएंगे। फिर 23 नवंबर को राजस्थान, 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट होंगे। इसी के साथ सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को यह साफ होगा कि इन 5 राज्यों में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल इन राज्यों में अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। सियासी दांव पेच खेले जा रहे हैं। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही सभी दल इन राज्यों में अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने लगे। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 5 राज्यों में इस बार कमल खिलेगा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। तो वहीं आम आदमी समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या इन राज्यों के चुनावी नतीजे 2024 के पिक्चर को साफ कर पाएगी? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री फेस के बिना ही चुनावी मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या जातिगत जनगणना के फॉर्मूले से विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इसी साल के अंत तक होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि ये चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल हो सकता है। Mizoram, the date of poll will be 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November. बस चंद दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक अलग अलग तारीखों और चरणों में इन राज्यों में मतदान होगा। पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। तारीखों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को, यानी कि नवंबर महीने के आखिर में मतदान कराया जाएगा। सभी राज्यों में मतगणना यानी कि चुनावी परिणाम इसी साल 3 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने जैसे ही इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करी, वैसे ही इन राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन तारीखों की घोषणा के बाद सियासी गलियारे में भी सियासत हाई है। तमाम राजनीतिक दल इन राज्यों में अपनी अपनी सरकार बनाने की घोषणा करते नजर आए।
जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासतदान भी सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। इन चुनावों में जीत के लिए सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट चुके हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे ही अगले साल के लोकसभा चुनाव की बुनियाद तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, अब आपको मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ यश श्रीवास्तव पार्टिसिपेट करेंगे इस डिबेट में। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बहुत बहुत स्वागत आपका। वंशराज दुबे होंगे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ पीयूष पंजी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एक जर्नलिस्टिक अप्रोच की तरफ चलेंगे। पीयूष पंजी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं सर। 5 राज्यों के आज डेट्स आना, चुनाव आयोग ने आज इसकी घोषणा की है। नवंबर महीने में, पूरे नवंबर में 7 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 5 राज्यों में चुनाव होंगे। कहीं पर 1 चरण में और किसी राज्य में 2-2 चरणों में चुनाव है। 3 तारीख को, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कैसे देखते हैं आप इस आज जो चुनावी घोषणा हुआ है इसे? देखिए प्रीति जी, इस घोषणा ने कम से कम वो आशंका को तो दूर कर दिया जो ये आशंका हो रही थी कि शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन की योजना लागू होगी और जो ये चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, वो शायद आगे बढ़ा दिए जाएं और लोकसभा के चुनाव के साथ किए जाएं। तो वो आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई हैं और अब जो है कि चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो सभी राजनीतिक दल जो अभी भी जो है कैंपेन में लगे हुए थे, खासकर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जो है 3-3 बार जो है वो मध्य प्रदेश भी गए और वो जो है कि राजस्थान भी का एक उन्होंने बहुत ज़्यादा दौरे किए और तमाम जो है कि उन्होंने योजनाओं की घोषणा कर दी। तो वो उस मोड में तो आ गए थे, चुनावी मोड में आ गई थी पार्टियां। अपने अपने कैंडिडेट जो है कि वो उनका सिलेक्शन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आगे बढ़ के उन्होंने जल्दी से जल्दी अपनी जो है कि उन्होंने कैंडिडेट्स की सूचियां जारी कर दी हैं। तो निश्चित रूप से देखिए अब और चूंकि अब तो विधिवत जो है ये तारीखें आ गई हैं तो अब सभी दल जो है वो अब चुनाव के मैदान की में जो है कि मुस्तैदी से जो है डटना शुरू करेंगे और जो उनके कार्यक्रम हैं, जो वो उनको वायदा जो कर सकते हैं मतदाताओं के साथ, वो चीज़ों को लेके आएंगे और एक दूसरे के जो है कि जो उनकी एक दूसरे की जो सरकारें हैं उनके जो माइनस पॉइंट्स हैं उनको जनता के सामने रखेंगे और अपने जो है कि वो क्या देने चाहते हैं, किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, क्या बेहतर करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें चलेंगी। आप कहिए कि हाँ, अब चुनावी जो सरगर्मी शुरू होने जा रही है और जो है कि एक चुनावी बुखार जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे वो बुखार जो है तेज, अभी तो 98.4 डिग्री है, अब धीरे धीरे वो डिग्री बढ़ेगी, 99 पहुंचेगा, फिर 100 भी पहुंचेगा। मतलब ये कि नवंबर के महीने में जो दिवाली हम मनाते हैं त्योहार, उसका पटाखा जो है वो राजनीतिक तौर से 3 दिसंबर को फूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि ठंड के मौसम में ये सारे दलों को जो है कि चुनावी बुखार चढ़ता जाएगा और वो हाई टेम्परेचर चलता चला जाएगा, ये आप देखते रहिएगा। बिल्कुल। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, चुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है। 5 राज्य, कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों पर फोकस कर रही है, उनमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तैयारी क्या है? क्या जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस का मुद्दा आप लोगों को
राज्यों में बहुत अच्छे नंबर्स की तरफ लेकर जा सकता है, खासकर राजस्थान जैसे राज्य में जहां अभी अभी इसकी अनाउंसमेंट वहां के मुख्यमंत्री ने की। कास्ट सेंसस कोई चुनावी या पॉलिटिकल स्टेप नहीं है। कास्ट चुनाव के सेंसस पहले का अगर सवाल- आप लोग करेंगे तो चुनावी स्टंट ही माना जाएगा। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, वो आप जो चाहे मान सकते हैं, पर हमारी तरफ से वो कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और वो कोई चुनावी कदम नहीं है। हम उस कास्ट सेंसस के बाद उसी से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक सर्वे भी करने की बात करते हैं, ताकि हमें ये पूरी तरह समझ में आ जाए कि इस देश में किस तरह जनगणना होनी चाहिए, किस आबादी किस तरह फैली हुई है, और उस हिसाब से सबके साथ समान व्यवहार हो सके। अभी तो पता ही नहीं है कौन कहाँ है, क्या है, कितने लोग हैं। 2011 का डेटा भी अभी किसी ढंग से रिलीज नहीं हुआ है। तो जो कास्ट सेंसस है वो पॉलिटिकल मोटिव बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे हमारी वही सोच है जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा के पीछे थी, या जो राहुल जी के किसी भी उस कदम के पीछे है, जो हमारे किसी भी कदम के पीछे है, जो हम जनता के बीच में जाके करते हैं। बाकी रहे ये 4-5 राज्यों के चुनाव, तो हमारी तैयारी ऐसी है कि जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश है, करीब 18 साल के करीब भाजपा ने शासन किया, जिसमें से 3.5 साल तो उन्होंने हमारी सरकार चुरा के शासन किया, और उसके बाद जो निरंकुश तरीके से उनकी सरकार चली है और जिस तरीके से उन्होंने हर संसाधन पे और जनता के पैसे पे, जनता पे और समाज पे जिस तरीके का दंभ के साथ अपना रवैया रखा है, वो सबसे बड़ा कारण है। हमारी तैयारी तो केवल इतनी है कि हम उस दंभ को खत्म कर देंगे और उसके साथ जनता को ये पूरा विश्वास दिलाएंगे कि जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करने को बनती है, लोग सरकार के लिए काम करने को नहीं होते। ये हमारा कोर आइडिया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी अब जो चौथी लिस्ट है वो आ गई है, राजस्थान की पहली लिस्ट आ गई है बीजेपी की, उसमें भी दिया कुमारी हैं पहली लिस्ट में, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, और छत्तीसगढ़ की पहले आई है। मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट आ गई है जिसमें शिवराज सिंह चौहान की मतलब उनका नाम है। ऐसे में मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स को बीजेपी ने उतारा है जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए मतलब आप लोगों के लिए एक चुनौती के तौर पर ये पूरा का पूरा नाम क्यों नहीं होना चाहिए, जिनकी छवि अच्छी है, जो ऑलरेडी सेंटर पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, वहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें बहुत बड़ी उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनौती दे सकते हैं और लोग उन्हें वोट करेंगे। देखिए, ये जो केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को आप लिस्ट में उतार देते हैं विधानसभा चुनाव में, ये वही सोच है जो जेपी नड्डा साहब यदि कैमरे के सामने आ जाए तो उनको एक तरफ कर देती है। ये नेता संसद में केंद्रीय मंत्रालयों में बैठ गए थे, तो एक पंथ दो काज, आगे चल के किसी तरह की कोई नई शक्ति खड़ी हो उसका भी रास्ता लगा दिया, और यहाँ आके जो लोग अपने भाई भतीजों के टिकट मांग रहे थे उनको भी झक मार के चुप होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, और जो भाजपा की राजनीति अब होगी वो ये होगी कि भैया झक मार के कैसे भी करके चुनाव जीतना। अब इनका वन नेशन वन इलेक्शन जैसा पंत जी ने कहा, यहाँ एक बार और फेल होता है कि जब आप सांसद को उठा के विधायक के लिए लड़ने खड़ा कर देते हैं तो एक सीट वो खाली होती है, और आगे चल के जब लोकसभा चुनाव होंगे और उस विधायक को याद आएगा कि मैं तो सांसद था, और वो फिर टिकट मांगने खड़े हो जाएंगे, तो वो एक और बाय इलेक्शन का रास्ता बनता है। तो जो इनकी नीतियां हैं ये बिन पैंदी के लोटे जैसी इधर उधर भाग रही। ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ है वंशराज दुबे जी। वोट कटवा पार्टी के तौर पर आपकी पार्टी राजस्थान में क्यों नहीं उभरेगी? क्योंकि गुजरात इलेक्शंस में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया था गुजरात के इलेक्शंस में। राजस्थान में जहां कहा जा रहा है कि ऑलरेडी अशोक गहलोत एक बहुत मजबूत पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं, वहां कैसे नहीं आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर उभरेगी, इसे जरा बताइए। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो मेरी घोर आपत्ति है कि जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वोट कटवा पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए, उसके पीछे रीजन है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे
तेजी से 10 साल के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। महज 10 साल की उम्र में इतना लंबा एक तरीके से सफर तय कर पाना, इतनी बड़ी उपलब्धियां आम आदमी पार्टी के पास है, जहां 10 राज्यसभा के सांसद है, 1 लोकसभा का सांसद है, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, और गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी का अभेद किला माना जाता था, उस किले में भी हमने 45 लाख मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का काम किया। 15% वोट और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। दूसरी चीज, आप ये बातें क्यों कहती है कि वोट कटवा पार्टी है? अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी चुनाव लड़ा, हमने कांग्रेस को भी हराने का काम किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी हराने का काम किया है। 3 बार हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में हराया। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल से एमसीडी के अंदर हमने वहां दिल्ली के अंदर हराया, और वहीं पंजाब के अंदर हमने कांग्रेस को भी हराया और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी, प्रीति जी, एक ऐसी पार्टी है जिसने इन तमाम राजनीतिक दलों को, प्रीति जी 10 सेकंड लूंगा, बस 10 सेकंड, फिर अपना अगला सवाल करिएगा। आम आदमी पार्टी, प्रीति जी, इन तमाम बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक दलों को राजनीति करना सिखाया। ये कभी बात नहीं करते थे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की, ये कभी नहीं बात करते थे स्कूल और अस्पताल की, ये बात करते थे अगड़े की, पिछड़े की, जाति की, धर्म की। लेकिन आप सोचिए, अब ये तमाम इनके सबके मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर सब कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक परिवर्तन हिंदुस्तान के अंदर करने का काम किया कि जहां लोग मजबूर हो गए हैं बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए। जी, आपका अगला सवाल। आपने कहा कि राज्यों में आपने कांग्रेस को बहुत अच्छी पटखनी दी है, ये आपके शब्द थे। ऐसे में मैं कह रही हूँ, उन राज्यों में आप कांग्रेस को कैसे पटखनी देंगे जहां सेंटर में उन पार्टियों के साथ आप अलायंस में हैं? अलायंस होकर के आप एकजुट होकर के बीजेपी का सामना करने की बात कर रहे हैं, अब वहीं आप राज्य में आकर के कांग्रेस को पटखनी देने की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी तो चलिए ठीक है, आपकी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस के लिए ऐसा कैसे करेंगे आप राजस्थान में? ये स्ट्रैटेजी जरा समझाइए। क्यों ना आपको कहा जाए कि आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान से चुनाव लड़ रही है तो वो वोट काटेगी, वोट कटवा पार्टी ही, और वोट काटेगी किसका? कांग्रेस का? बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, पहला सवाल तो देखिए आपका ये कि आम आदमी पार्टी पहली बार राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही। इसके पहले भी हम चुनाव लड़े थे, छत्तीसगढ़ भी लड़े थे, राजस्थान भी लड़े थे। वो अलग विषय है कि जनता ने हमको कितना प्यार दिया नहीं दिया, वो अलग विषय है। आम आदमी पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ रही। नंबर 2, आपने जो सवाल किया इंडिया अलायंस की बात, यानी हम एक अलायंस के साथ में है, फिर हम राज्यों में अलग चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? देखिए, देश की जनता अब इस बात को समझती है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता इस बात को समझती है कि जो अलायंस हुआ है वो बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है, जहां पर महत्वाकांक्षा और मतभेद को किनारे कर तमाम पार्टियां एकजुट होकर इस देश की तानाशाह सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुई हैं। दूसरी तरफ ये जो चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, जहां पर आम आदमी पार्टी पिछले 2.5 साल से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जहां पर हम अपने जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो पंजाब में चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसको हम गांव पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर जनता उस बात को वेलकम कर रही है कि हाँ, जो बुनियादी सुविधाएं दिल्ली और पंजाब की जनता को मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जी, आप लोग दिल्ली आए तो हम भाई भाई, दिल्ली के बाहर हम पार्टी वाले, अलग पार्टी तुम, अलग पार्टी हम, ये भी जनता समझती है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे और देखेंगे चुनावी दंगल में क्या कुछ चल रहा है। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आगे क्या राजनीति होगी, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, किन बड़े चेहरों को चुनाव में उतारा जाएगा, इस पर हमारी नजर है, बातचीत करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अपनी बात पहले रखिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि जहां जरूरत है वहां हम लड़ रहे हैं, वहां हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जनता भी तो समझती है कि आप जब दिल्ली आते हैं तो तमाम अलायंसों के साथ भाई बन जाते हैं, राज्यों में आप कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि राज्यों का मुद्दा अलग है। ये
ये पॉसिबल कैसे? एक तरफ ममता बनर्जी भी कांग्रेस के लिए कहती हैं कि भाई आप हमारे राज्य को छोड़ दो, यहाँ से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, चुनाव हम लोग लड़ लेंगे, बाकी के राज्यों में लोकसभा चुनाव में हम आपका सपोर्ट कर देंगे। मतलब अगर अलायंस पार्टियां इस तरह से सोचेगी तो फिर राज्यों का क्या होगा? नहीं प्रीति जी, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है बताइए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो राज्य के मुद्दे हैं वो अलग हैं, देश के और राज्य के मुद्दे तो अलग है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, तेजस्वी जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, इनका जो अलायंस हुआ वो 2024 के लिए हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। देश की जनता को कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 64 बनाम 37% मतदाताओं, 64 बनाम 36% मतदाताओं का ये चुनाव है। 64% जनता नरेंद्र मोदी को हटाने जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार, क्या आम आदमी पार्टी से वंशराज जी जो बात कह रहे हैं, क्या वंशराज जी जो बात कह रहे हैं वो आपको राज्यों के हिसाब से भी सही लगता है? अलायंस में पार्टियां राज्य में अलग अलग लड़ रही हैं, वोट ना काटे वोट कटवा पार्टी ना कहें, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? देखिए प्रीति जी, ये निश्चित रूप से उपापोह की स्थिति तो है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो इस तरह के अलायंसेस के तहत पैदा होता है कि आप राष्ट्रीय जो है कि स्तर पे जो आ रहे हैं एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन राज्य में आपके जो एक दूसरे के जो हित हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं और आप एक दूसरे के खिलाफ जो है कैंपेन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में एक कॉमन आदमी के लिए या कहिए किसी एक्सपर्ट के लिए भी ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कैसे वो इनके साथ एका बना रहेगा। आप एक जगह तो जो जनता से कह रहे हैं कि नहीं साहब इसके खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, और जब लोकसभा चुनाव में हम कहते हैं कि हम साथ साथ लड़ रहे हैं, तो जनता कहाँ से उसके गले ये बात उतरेगी कैसे? लेकिन देखिए कभी कभी स्थिति बनती है कि आपको, चूंकि देखिए राज्य में जो पार्टियां हैं उनका वजूद राज्य से ही होता है, उनकी एक पहचान जो है वो राज्य के चुनाव से उनमें क्या परफॉर्मेंस है वो उसी के लिए काफी जद्दोजहद करती हैं, और केंद्र में आने के लिए वही पार्टी सक्षम हो पाती है जो जिसका एक पैन इंडिया जो है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, पैन इंडिया उसके मतदाता है और उसकी पहचान है। तो उस हिसाब से बाकी ये जितनी रीजनल पार्टियां हैं, खैर आम आदमी पार्टी तो अब नेशनल पार्टी बन गई है 2 राज्यों में सरकार के नाते जो है, लेकिन फिर भी अभी उसका जो फुटप्रिंट है वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे में जो है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो सकती है जो इन पार्टी को अपने साथ लेके वो ये पार्टियां भी जानती है कि जो है कि 2024 में कांग्रेस जो है वो जो है एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी उस सेंस में है कि उसका फुटप्रिंट पूरे देश में है। तो उस हिसाब से वो कहीं न कहीं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि एक परिवर्तन लाना केंद्र के स्तर पर। लेकिन वही साथ साथ जो है कि राज्य में अपनी पहचान बनाए रखना, क्योंकि उनको जीवित रहना है तो राज्यों में जीवित रहना है, तभी उनकी पहचान है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन मुझे लगता है इसमें से एक रास्ता निकलेगा। और मतदाता के मुद्दे भी अलग होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में दूसरे मुद्दे हैं, उसके लिए बड़े मुद्दे हैं, और जो है कि राज्य के चुनाव में छोटे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं। तो वो मतदाता भी इस बात को समझता है, और मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता मैच्योर है काफी, वो इस अंतर को यश श्रीवास्तव का क्या कहना है? यश श्रीवास्तव का क्या कहना है? क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की 5 राज्यों में चुनाव के लिए, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार रिवाज कायम रहेगा, राज बदलेगा, या रिवाज बदल जाएगा, राज कायम रहेगा? मैं फिर कहता हूं प्रीति जी, राजस्थान में जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता थे, साथ में हमारे 4 स्टेट्स के सीएम थे, और हमने आपको यही बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी कर्नाटक में आई है, जिस तरीके से हेल्थ केयर राजस्थान में आगे बढ़ा है, जिस तरीके से किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में उनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रहा है, और जिस तरीके से हम इन सब लोगों को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो हर राज्य में वहां की जो जनता है वो इन चीजों को खुद देख रही। हमारी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के एक दुकान, एक घर पे जाके 4 आदमी कॉलर पकड़ के भीख नहीं मांग रहे वोट की। हम जानते हैं हमें पब्लिक के लिए क्या करना है, और पब्लिक ये जानती है कि काम यदि हुआ है तो उसको कैसे पहचानना है। तो जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और ये मैं उदाहरण कई जगह दे चुका हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ लोग इसे समझें।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मेन एक कमर्शियल एरिया है, उसको महाराणा प्रताप नगर कहते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर का वो लेंथ है, जिसमें भोपाल मेट्रो के 3 स्टेशन प्लान किए गए। अब दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि 1.5 किलोमीटर में यदि 3 मेट्रो स्टेशन है तो उनका औचित्य क्या है। तो ये जो सारी चीजें, और भी कई बातें हैं, BRTS का कॉन्सेप्ट है, जो अंधाधुंध एडवर्टाइजिंग मध्य प्रदेश में हुई है, सारे बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, ये सारी बातें, ये पब्लिक मनी का ड्रेन, और उसके बावजूद जो बीजेपी के नेताओं का जो निरंकुश होने का व्यवहार, उनका रवैया जो है जनता के प्रति, मध्य प्रदेश में एक गरीब दलित व्यक्ति के साथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में लोगों के साथ क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे मारपीट हो रही है आदिवासियों के साथ। और उसी तरह आप यदि तेलंगाना में भी देखें, BRS कहता है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, बीजेपी आके बोल देती है कि हम चुनाव के बाद BRS को सपोर्ट कर देंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो बिन पैंदी का लोटे वाली जो बात है, ये जनता अनंत काल तक नहीं झेलती। कुछ समय तक आपके जुमले चल गए, अब हम कह रहे हैं भाई कास्ट सेंसस, आप कह रहे हैं विदेशी ताकत, ये बातों का कोई तालमेल नहीं। ये बेतुकी बातें जनता पहचान लेती है, और ये हमारी सबसे बड़ी तैयारी। बाकी जो हम जनता के लिए शुरू से करते आ रहे हैं वो तो हम करेंगे। वंशराज जी, आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आप लोगों के लोकल मुद्दे क्या होंगे वो बताइए। देखिए प्रीति जी, आम आदमी पार्टी ने पिछले लगभग 6 महीने से अब हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की और पंजाब के CM आदरणीय भगवंत मान साहब की जॉइंट रैली हमने कराई, गारंटी, जिसमें गारंटी सभा के नाम पर, जिसमें तमाम तरीके की गारंटियां, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, तमाम तरीके की गारंटियां छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वर्तमान की सरकारें हैं, उनके भ्रष्टाचार को भी पूरी तरीके से उजागर करने का काम कर रही है। आप सोचिए, एक आंकड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर का, जिसमें मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पे रखता है कि आदिवासियों के खिलाफ कितना अपराध हो रहा है। दलितों के खिलाफ अपराध में 3रा स्थान है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6ठा स्थान है, हत्या के मामले में 4था स्थान है, अपहरण के मामले में 4था स्थान है, रेप के मामले में मध्य प्रदेश के अंदर 2रा स्थान है, अपराध के कुल मामले अगर देखा जाए तो 4था स्थान है। और उसके एक कारण नहीं है, ये अपराध तो हो ही रहा। आपने सीधी कांड देखा कि किस तरीके से एक आदिवासी समाज के युवक के ऊपर पेशाब कांड हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, सबने देखा। और शिवराज, हमारे जो मामा हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, वो किस तरीके से पूरा का पूरा राजनीतिकरण करने का काम कर रहे थे। महाकाल उज्जैन की धरती में एक 12 साल की बच्ची को नग्न उसके साथ बलात्कार किया गया, दुष्कर्म किया गया। वो घंटों घंटों तड़पती रही, भागती रही इधर से उधर, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस, शिवराज मामा और उनकी पूरी पुलिस चुपचाप बैठी रही, आंखें पर पर्दे डाल के बैठी रही। और सब छोड़ दीजिए, ये तो अपराध की बात कर रहा था मैं। इन लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। शिवराज सिंह मामा ने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, हमने तो उनका नाम रख दिया कमिश्नर राज मामा। शिवराज सिंह महाराज का नाम हमने रख दिया कमिश्नर राज मामा। इन्होंने महाकाल में जो मूर्तियां लगी थी, आपने देखा था, महाकाल लोक के नाम से था, और उसका कितना बेहतरीन तरीके से प्रचार किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली हवा से वो सारी मूर्तियां उखड़ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। इसी मध्य प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि मैं एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो उनके बगल मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह मामा जो व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, मुस्कुरा रहे थे, और 2 दिन बाद अजीत पवार को शामिल करा लिया। तो देश की जनता और खास करके इन 3 राज्यों की जनता तो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल परिचित है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी सत्ता को राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर वहां की जनता देख रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो दावे कर रही है उसको न वो हिमाचल में पहले पूरा कर पाई, और अभी तक जब आप सत्ता में, तो अभी तक आपने क्यों नहीं किया। तो आप जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करने का काम इन दोनों राज्यों में कर रहे हैं, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि एक ऐसी मात्र पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती, और एक ऐसा नेता अरविंद केजरीवाल
जो तीसरी बार जो दिल्ली के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं अगर हमने काम किया होगा तो आप वोट दीजिएगा, अन्यथा वोट न दीजिएगा। मैं दोनों पार्टियों को चैलेंज करता हूं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को कैसे यश जी चैलेंज कर रहे हैं वंशराज दुबे कि आप लोग कॉपी कर लेते हैं पॉलिसी? चैलेंज कर रहे हैं दुबे साहब कि आप लोग कॉपी कर लेते हैं पॉलिसी और आप लोग सोचते हैं कि राज्य में आप लोग जीत जाएंगे चुनाव। अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी दिल्ली में जो सक्सेसफुल रही है वही पॉलिसी जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने वहां लागू की। अब आप लोग चुनाव जीतने के लिए सेम पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आप फिर मत कीजिए। आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं वंशराज दुबे के कॉपी करके जीत नहीं पाएंगे। देखिए कहने दीजिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि हम जो काम करते दिख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हमने की, हमने ही देश के हर तरह के वर्ग के पास सीधे जाके उनसे बात की और हम ही ये कह रहे हैं कि एक बड़ी समस्या से निपटने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। इस पूरे देश की जनता को अपने जात पात और सारे भेदभाव छोड़ के एकजुट होना चाहिए। तो कॉपी पेस्ट वाली कोई भी बात नहीं है। हम स्वतंत्रता संग्राम में हम खड़े थे, तब हमें बताने वाला कोई नहीं था कि अंग्रेजों से कैसे लड़ना है। तो ये कॉपी पेस्ट वाली बातें छोड़िए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इन चुनावों में जनता के लिए क्या करने का सोच कर आए हैं, वो मेरा ज्यादा फोकस है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मध्य प्रदेश का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, उसी तरह यदि आप मध्य प्रदेश में ही जाके देखेंगे तो शिवराज सिंह जी की सरकार के समय में कई ऐसी योजनाएं हैं जो बस ला के रख दी गई, कागज पे उनके खाके बन गए, पैसा बट गया, लेकिन वो योजनाएं या तो लागू नहीं हुई या लागू करने की जरूरत ही नहीं थी और इसलिए काम चल गया। जैसे नर्मदा जल परियोजना जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी कि भैया घर घर नर्मदा जल आएगा। उससे नर्मदा नदी पे संकट आ गया है और आपको उस समय जब ये परियोजना कार्यान्वित हुई थी उस समय आपको कई छोटी जगहों पर किलोमीटर मतलब मीलों लंबा सड़क किनारे दिख जाएगा कि यहाँ पे बस पाइप पड़े हुए हैं, क्योंकि खेती की सिंचाई लोगों ने अपने बोरवेल से या जो पुरानी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, कैनाल्स हैं, उनसे कर ली। नर्मदा जल की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, नर्मदा नदी जो अच्छी खासी जिनका फ्लो था वो आज संकट में। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उससे ये हिंदू धर्म का जो वोट बैंक है, हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के ये लोग आते हैं और उसके बाद हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा यही करते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि जिस नर्मदा नदी को मैंने अच्छा खासा बहते हुए देखा था, आज उसमें पानी देखने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो समय के साथ समझ में आई हैं और इन सबके साथ जुड़ा हुआ ये है कि 18 साल यानी 3.5 साल चोरी के मिला के जो इन लोगों को राज मिला है, ये इतने निरंकुश हो गए हैं कि एक आम बीजेपी का नेता अपने आप को जनता से बहुत ऊपर समझने लगा। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता कि कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री कहते हैं राजस्थान में कि पेपर माफिया लीक पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, पत्थर मारने वाले माफियाओं पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, सरेआम बलात्कार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नहीं प्रीति जी, देखिए राजस्थान में वो लोग अरेस्ट हुए थे, उन तीनों लोगों के नाम मैंने बार बार अलग अलग जगहों पर लिए हैं और वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, ये भी पक्का हुआ। तो राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, इस बात को कह के यदि आप अब जैसे निंदा भी तो नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये राज्य हमारा है या हमारा मुख्यमंत्री बैठा है तो आप वहाँ की निंदा कुछ नहीं करेंगे। नहीं कहा आपके नहीं आप अपनी पार्टी के जो आला कमान है आपके पार्टियों से, चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, मैं प्रियंका गांधी जी से भी कई बार मिली हूँ, बहुत अच्छी व्यक्ति हैं वो, बहुत अच्छी महिला है वो। मुझको आश्चर्य हुआ कि जब राजस्थान में ये घटना हुई उन्होंने ट्वीट नहीं किया, जबकि महिलाओं के मुद्दों पर काफी मुखर रहती है। यही बुरा लगता है, एक सेकंड आप रुक जाइएगा, जरा रुक जाइए। यही बुरा लगता है जब मणिपुर की घटना पर आप ट्वीट करते हैं लेकिन अपने राज्य में होने वाली घटनाओं को आप ये नहीं कहते कि शर्मसार करने वाली घटना है, हम देखते हैं इसमें क्या कार्यवाही हो सकती है, तब बुरा लगता है। पीयूष पंत जी, क्या ऐसा नहीं है सर कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर सारी चीजें खूब अच्छी बहुत बढ़िया, जहां पर बीजेपी है वहां पर कुछ भी बढ़िया नहीं? जनता बेवकूफ भी तो नहीं है सर, आप बेवकूफ एक लिमिट तक बना सकते हैं, उसके बाद कैसे बेवकूफ बनाएंगे आप? उसके बाद जनता आपको बेवकूफ बना देगी।
चलिए, यदि आप निश्चित रूप से प्रियंका जी से मिली अच्छा हैं तो रुक आपको जाइए, पता होगा। पीयूष पंत जी एक बार बोल लें। हाँ बोलिए। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनती है, जनता समझती है और इसीलिए जनता जो है वो पनिश करती है, क्योंकि ये सरकारों की, आम सरकारों की ये एक देखिए आदत होती है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, दूसरी पार्टी की हो, वो दूसरे राज्यों की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ के अपराध की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। और यही मुझे तक राजस्थान सरकार का भी, और राजस्थान सरकार का भी अपराधों का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, बलात्कार के मामले आ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि हमने ये देखा कि कम से कम ये हुआ है कि राजस्थान की सरकार जो है एक्शन बहुत त्वरित लेती है। अब चाहे किसी बलात्कारी को पकड़ने का मामला हो या जो सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो, वो मामला क्यों घटा, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जहाँ इस तरह की घटनाएं घटें, लेकिन घटना होने के बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो वो एक ये थोड़ा सा फिर भी जो ये प्रभावी कहा जा सकता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या कहीं और की हो। तो इस मामले में राजस्थान सरकार का उसको अपराध के मामले को प्रिवेंट करने में नहीं वो उसका अच्छा है, लेकिन हाँ जो एक्शन लेती है त्वरित गति से, वो मुझे लगता है अगर हम हाल की घटनाएं, कुछ समय की घटनाएं देखें तो अशोक गहलोत ने जिस तरह से इनिशिएट किया है, तो वो एक है कि हाँ एक एफिशिएंसी दिखाई देती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की वहाँ भी ये है। लेकिन निश्चित रूप से अपने अपराध जो हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के प्रति जो है सरकार को सोचना चाहिए, और सिर्फ जो है कि दूसरे राज्यों की बातों को जो है कि उठा के नहीं कहना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। और इसीलिए जनता जो है कि वो सबको पनिश करती है वो बात। जी सर, मिजोरम में भी चुनाव है 7 तारीख को। हम मिजोरम के चुनाव को कैसे देख सकते हैं, कैसे देखेंगे? यश श्रीवास्तव हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। केवल इतना जोड़ना था पंत जी की बात में, जैसा अभी उन्होंने कहा, जो लगभग मैं भी वही कह रहा था। बस इतना और जोड़ना था कि आप प्रियंका जी से मिली हैं, अच्छी बात है। आपको पता होगा हाथरस में वो भी पैदल चल के पहुंची थी, और उनको और राहुल जी को क्या सहना पड़ा था। उससे यदि आप राजस्थान की तुलना करेंगे तो आप पैदल चलेंगे नहीं, जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वो आप कुछ और सर पे लेके चलेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप यदि इस बात को उस चीज के सामने बिल्कुल ऐसे लाके खड़ा कर देंगे कि हम तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे, तो क्या ये अन्याय नहीं? क्या आपके पास ट्वीट है? मुझे दिखाइए, मुझे गलत साबित कीजिए आप। अरे ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट करने से क्या होता है? कह रहे हैं कि ट्वीट करने से, आपको पता है मणिपुर की घटना के बारे में आपकी पार्टी ने ट्वीट किया था, क्या हुआ था? इतना हल्का स्टेटमेंट यश श्रीवास्तव नेशनल टीवी पे नहीं दे सकते कि ट्वीट करने से क्या होता है, प्लीज। हल्का स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ, मणिपुर तो हम खुद गए ना, हम तो खुद गए मणिपुर। किसने किया था? आप ट्वीट मतलब देखिए प्रीति जी, मणिपुर में हमने ट्वीट भी खूब किए, मणिपुर में हम गए भी, राजस्थान में हमारी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा, और वो जहां आप पे सवाल आती है आप बैकफायर कर जाते हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप मणिपुर के मामले में हम फिजिकली भी वहां पे गए, ट्वीट भी किया। राजस्थान में हमारी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता निकले। तो सवाल ये भी होना चाहिए ना कि एक कार्यकर्ता एबीवीपी के अपराधी क्यों निकले? सवाल ये भी तो उठाइए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने ट्वीट नहीं किया तो वो हमारी गलती है, हमने एक्शन ले लिया, वो हमने जो करना था वो हमने कर दिया प्रशासनिक रूप से, लेकिन अपराधी कौन है, उनको ये मानसिकता उनके अंदर कहां से आई है? छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी। आप दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर भी कई सारे मुद्दे हैं। यश श्रीवास्तव मैं आपसे ही पूछती हूँ, कोल मुद्दा, कोल माफिया का मुद्दा आज भी इतना बड़ा मुद्दा है जिससे राज्य की सरकार निपट नहीं पाई है। कोल माफिया का मुद्दा आज वहां इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जिससे हर रोज स्थानीय लोग परेशान हैं। क्या कर रही है भूपेश बघेल? क्या आपको लगता है वहां की जनता एक बार फिर से भूपेश बघेल पर दांव खेलेगी? क्योंकि इससे पहले जो कैंपेन चला था चुनाव में, उसमें था हमारा साथ भूपेश के साथ, हमारा हाथ भूपेश के साथ। इस बार जो चुनावी कैंपेन है उसमें है, अब आप लोगों ने निकाला है भरोसा यात्रा, इस बार बीजेपी ने निकाला है परिवर्तन यात्रा। भरोसा यात्रा आप मांग रहे हैं, क्या आपको जनता पे भरोसा नहीं है? भरोसा यात्रा वही मांगता है जिसको जनता पे भरोसा है या नहीं, सवाल वो नहीं है। जनता का जो भरोसा नेताओं पर होता है उसको किस तरीके से रखा जाए, उसको ध्यान में रख के हमने अपनी यात्रा का नाम भरोसा यात्रा रखा है।
और ये जो मुद्दा है कि भाई भूपेश बघेल जी ने क्या नहीं किया या क्या किया, और कोल का मुद्दा है या कौन सा मुद्दा है, तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ आपको कहा कि भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित में काम किया है, वो कोल की समस्या से भी निपटेंगे, लेकिन हमारी तुलना बार बार उन लोगों से होती है जो सरेआम अपने राज्य में कहते हैं कि भाई महिला सुरक्षा हो रही है, उस समय जब उनके राज्य में महिला तो छोड़िए पुरुष सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों के सामने जब हमारी तुलना होती है, तो मैं मानता हूं कि राजनीति में या लोकतंत्र में नेताओं को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी एक गलती छुपाने के लिए दूसरी तारीफ लेके खड़े हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि यदि हमारी तुलना इस बात पे हो तो जिससे तुलना हो उसके भी सारे पहलुओं पर विचार हो। अब यदि हमें आप पोल के नाम पर यदि कहते हैं कि जनता वोट दे या ना दे, जो डेप्यूटी सीएम है छत्तीसगढ़ के, बार बार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, उसका क्या मतलब निकालें? अब देखिए, वो तो राजस्थान के सीएम और सचिन पायलट दोनों की तारीफ भी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के बड़े नेताओं ने अलग अलग समय पे जब उनका मन हुआ कर दी थी। वो तो केवल डिप्टी सीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है, वो तो पद की तारीफ है। 2 बार प्रधानमंत्री जी तो राजनीति के चक्कर में गहलोत जी की तारीफ करते हैं, गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि तुलना हो तो बनना सारे चाहते पक्षों थे की हो ना। छत्तीसगढ़ के वंशराज दुबे जी, किन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में आप लोग आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रही है? क्या पता वहां की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे, क्या पता बीजेपी भी जीत कर आ जाए, क्योंकि वहां की कहा जा रहा है इस बार वहां लोग परिवर्तन चाहते हैं। बोलिए। देखिए, जनता क्या पता क्या कर दे उसे मैं आपको बताऊं कि तीनों राज्यों में प्रीति जी, आप सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि आप इन तीनों राज्यों का जब डिटेल उठा के देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से नकल माफिया सक्रिय रहे। समय समय पर परीक्षाएं निरस्त करा दी गई, तमाम परीक्षाएं कोर्ट के धर्म लटकी मिली, और ये एक ऐसा मुद्दा रहा जहां पर दोनों दल, दोनों सरकारें समय समय पर फेल रही। और आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपका नेशनल चैनल है और तीनों राज्य की जनता बखूबी इस चैनल को देख रही होगी, उनसे मेरा ये अपील है कि कोई नया बदलाव नहीं हो रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में वापस देने जा रहे हो तो कोई नया बदलाव नहीं होगा, ढाक के 3 पाते ही रहने वाले हैं। इसलिए एक नया मौका इस बार आपके बीच में है। आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में सत्ता चलाकर ये साबित कर रही कि हाँ, वो जो कहती है, जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देते हैं उसको बखूबी पूरा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आम आदमी पार्टी ने ही इन सबको मजबूर किया कि ये मुद्दे की बात करें। तो जो बुनियादी मुद्दों से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी तक दूर रहा है, उन बुनियादी मुद्दों को कैसे राजनीति के केंद्र में चुनावी का जो है मौसम में लाया जाए, और सबसे ज्यादा बहस मुद्दों की होनी चाहिए, मुद्दे नहीं होते। प्रीति, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं होता, मुद्दे के इधर जाके डिस्कशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पर हमने लगातार सबसे पहले कई सारी चुनावी सभाएं करके एक एक करके अपनी गारंटियां जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया, और हमारे कार्यकर्ता 11-11 की संख्या में प्रति गांव में कार्यकर्ता उस मुद्दों को, उस गारंटियों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो काम हमने पंजाब के अंदर 1-1.5 साल के अंदर करके दिखाया, अप्रत्याशित बदलाव जो पंजाब के अंदर किया है, दिल्ली तो आपके सामने उदाहरण है ही, वही काम हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर करेंगे। बस एक छोटा सा और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो तीनों राज्यों में सरेंडर कर चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर वो नहीं चाहते कि रमन सिंह जी दोबारा से मुख्यमंत्री का चेहरा, और इसलिए तीनों ही राज्यों में सरेंडर कर चुकी है। ये आपको नहीं, अरे जो भी रिपोर्ट आ रही है आप खुद देखिए, जो भी रिपोर्ट आ रही है, तीनों राज्य बता रहा हूँ मैं, वसुंधरा राज्य की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का टिकट कट चुका है, बोल देंगे आप? हाँ, कौन मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप तीनों राज्यों का जब आप राजनीतिक विश्लेषण करेंगी तो आप देखेंगे कि तीनों राज्यों में वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं, शिवराज मामा का टिकट कट चुका है, उनका क्या होगा भविष्य कुछ पता नहीं है। तीसरा रमन सिंह जी को तैयारी नहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और सबसे दिलचस्प मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, इनके तमाम नेता भाग रहे हैं, जो सांसद हैं और जो मंत्री बनने बैठे हैं केंद्र में, वो डर रहे हैं कि हम भैया टिकट नहीं लेंगे, फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, समय कम है। शुरुआत पीयूष पंजी से। भारतीय जनता पार्टी तो सरेंडर। शुरुआत पीयूष पंजी से, फाइनल कमेंट सर। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से अब जो है कि गहमा गहमी बढ़ेगी, राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ेगी, चुनावी गहमा गहमी बढ़ेगी, और चुनौतियां सभी के पास है। चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, खासकर मोदी जी के लिए है,
कि जो हिमाचल और कर्नाटक हारने के बाद अब जो है उनकी विश्वसनीयता पे अगर बट्टा न लगे तो कम से कम उनको 2 राज्यों को तो जीतना ही होगा। और वहीं कांग्रेस के लिए भी जरूरी है अपनी सरकार बचा के रखना और एक और सरकार जीतना मध्य प्रदेश में, ताकि 2024 में उसके नेतृत्व को जो है दूसरे विपक्षी दल स्वीकार कर सके। तो मुझे लगता है चुनौतियां सभी दलों के सामने, आम आदमी पार्टी के लिए वही है अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए, एक चैलेंज देने के लिए, और पंजाब या दिल्ली की तरह वो राजस्थान में भी वहां कुछ करना चाहे, लेकिन मुझे उम्मीद कम दिखाई देती है क्योंकि आम आदमी पार्टी वही जगह बना पाती है जहां कांग्रेस कमजोर होती है। ठीक है। और राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है अभी। यश श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट। इन सभी राज्यों में जो चुनाव होंगे, अब उन सारे राज्यों में धर्म और उन्माद की राजनीति को खत्म करने का समय है। ये बात हम और जनता और ये पूरा लोकतंत्र अपने आप में समझ रहा है। धर्म के पीछे निरंकुश तरीके से जो पब्लिक मनी की लूट हुई है या जो कुछ भी हुआ है, जो भी समाज को हिलाने का काम हुआ है, वो पूरा अब हम वो समय, उस पर रोक लगा के हम वो समय वापस लाके देंगे जब इस देश में सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और वो समय अब आ रहा है। और यही इस जो आप लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल, वो यही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का है, जो हमारी गारंटी है, हम उसको पूरी मजबूती के साथ, ये जो बचे कुछ समय है उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने तो आम आदमी पार्टी के कार्यों पर पहले ही मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मेयर है, तमाम पार्षद हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार हम मजबूत हो रहे हैं, राजस्थान में भी मजबूत हो रहे हैं। तो जो हमारा मॉडल पंजाब और दिल्ली का है, उसको हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में इन तीनों राज्यों में लेकर जाएंगे। और जनता, हमको पूरा विश्वास है कि जनता पिछली बार की अपेक्षा इस बार आम आदमी पार्टी को ज़्यादा प्यार देगी। और 2 दल, ये जो बारी बारी से 5 साल मैं 5 साल तू वाली जो राजनीति चल रही है इन तीनों राज्यों में, इस बार जनता उसको बदलकर अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को मुहर लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। और साथ ही आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद कैसी सियासी हलचल तेज हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिसे ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है फाइनल जो पिक्चर है वो 2024 लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन नवंबर के महीने में 5 ही राज्यों में चुनाव है, 7 से लेकर के 30 नवंबर तक। 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट है। तो ऐसे में दिवाली 17 तारीख को है, उसका पटाखा क्या 3 तारीख को फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। और दिवाली की मिठाई भी कौन खाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।